नमस्कार साथियों, आज के एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग सेमेस्टर 5 DCA पेपर 1 का जो है कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देखने वाले हैं जो एग्ज़ाम में पूछे जाने के बहुत अधिक चांस हैं। तो चलिए बिना देर किए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्रश्न संख्या 4 है कि टीपू सुल्तान के जीवन एवं उपलब्धियों का विवेचना करें। इससे पहले हमने 3 प्रश्न बता दिया है। आपने अगर अभी तक नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हो। आज हम लोग देखने वाले हैं टीपू सुल्तान के जीवन परिचय के बारे में, साथ ही साथ इसमें देखेंगे कि इनकी क्या उपलब्धियां रही थी। सबसे पहले जो है आपको हेडिंग बनाना है टीपू सुल्तान के जीवन परिचय। टीपू सुल्तान का जन्म 1 दिसंबर 1751 को देवनहल्ली नामक गांव में हुआ था, जो वर्तमान समय के बेंगलोर कर्नाटक में स्थित है। अगर हम बात करें टीपू सुल्तान का जन्म की, तो इनका जन्म 1 दिसंबर 1751 ईस्वी को देवलहल्ली नामक गांव में हुआ था, जो वर्तमान समय में कहाँ स्थित है? बेंगलोर कर्नाटका में। पिता हैदर अली के देहांत के बाद दिसंबर 1782 में टीपू सुल्तान मैसूर के शासक बने। यह एक महान एवं कुशल योद्धा थे जिन्हें शेरे मैसूर यानी कि मैसूर के बाघ के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि टीपू सुल्तान तब शासक बना जब इनके पिताजी का देहांत द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान आकस्मिक मृत्यु हो गई थी 1782 में। उसके बाद मैसूर का जो शासक बना वो टीपू सुल्तान बना। टीपू सुल्तान अपने पिताजी की तरह जो है एक कुशल एवं योग्य योद्धा था। यही कारण है कि इन्हें जो है मैसूर के शेर कहा जाता है। शेरे मैसूर यानी कि मैसूर का बाघ के नाम से भी टीपू सुल्तान को जाना जाता है। टीपू सुल्तान के पिता हैदर अली थे, जो खुद अशिक्षित होते हुए भी अपने पुत्र को पढ़ाया, जिसके कारण ही टीपू सुल्तान एक उच्च कोटि का विद्वान था और अनेक भाषाओं को जानता था। टीपू सुल्तान के बारे में कहा जाता है कि टीपू सुल्तान के जो पिताजी थे हैदर अली, वह भले अशिक्षित थे, लेकिन इन्होंने अपने पुत्र यानी कि टीपू सुल्तान को बहुत अधिक पढ़ाया था। यही कारण है कि टीपू सुल्तान एक उच्च कोटि के विद्वान थे और यह जो है अनेक भाषाओं को जानता था। टीपू ने जो है बचपन में पढ़ाई के साथ साथ सैन्य शिक्षा और राजनीतिक शिक्षा भी ली। उसने अपने पिता हैदर अली के साथ अनेक सैनिक अभियान में भी भाग लिया था। टीपू सुल्तान के बारे में कहा जाता है कि टीपू सुल्तान बचपन में जो है पढ़ाई के साथ साथ सैन्य शिक्षा को भी लिया और राजनीतिक शिक्षा को भी लिया। इन्होंने अपने पिताजी के साथ बहुत सारे युद्ध अभियान में भाग लिया था। जब 7 दिसंबर 1782 को द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान हैदर अली की मृत्यु हो गई, तो टीपू सुल्तान मैसूर राज्य का शासक बना। जैसे कि हमने बताया था कि 1782 ईस्वी में द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान हैदर अली यानी कि टीपू सुल्तान के पिताजी का देहांत हो जाता है, आकस्मिक मृत्यु होता है। यह युद्ध में मारे नहीं जाते हैं। तो हैदर अली के मृत्यु के बाद मैसूर का जो अगला शासक बना वो टीपू सुल्तान बना। टीपू सुल्तान के बारे में कहा जाता है कि यह अपने पिताजी की तरह ही एक योग्य एवं कुशल योद्धा था। यही कारण है कि इन्होंने अंग्रेजों का हमेशा डट कर सामना किया है। उसके बाद आपको नेक्स्ट जो हेडिंग बनाना है वो है टीपू सुल्तान की उपलब्धियां। आपको प्रश्न में पूछा गया है कि टीपू सुल्तान की उपलब्धियों के बारे में बताएं, इसीलिए हमने इस पॉइंट को बनाया है। टीपू सुल्तान अपने पिता हैदर अली की तरह जो है एक वीर, कुशल एवं महान नायक था, जिसके शक्ति और कूटनीति जिससे अंग्रेज भी डरते थे। यही कारण है कि अंग्रेज मैसूर की शक्ति का दमन करने के लिए अवसर की तलाश में था। टीपू सुल्तान की उपलब्धियों के बारे में बात करें तो टीपू सुल्तान अपने पिताजी की तरह एक कुशल महान नायक था, जिसके शक्ति से, जिसके कूटनीति से अंग्रेज भी डरता था। यही कारण है कि अंग्रेज मैसूर के राजा यानी टीपू सुल्तान के शक्तियों को कुचलना चाहता था, ताकि दक्षिण क्षेत्र में जो है अंग्रेज अपना नियंत्रण स्थापित कर सके। अंग्रेजों का मानना था कि जब तक टीपू सुल्तान का दक्षिण में राज्य रहेगा तब तक जो है इन क्षेत्रों में अधिकार नहीं किया जा सकता। यही कारण है कि अंग्रेजों ने टीपू सुल्तान के विरुद्ध षड्यंत्र रचकर युद्ध किया, ताकि इनके शक्तियों को कुचला जा सके और दक्षिणी भाग में अपनी सत्ता को स्थापित किया जा सके। तो वही दूसरी ओर टीपू सुल्तान भी मैसूर राज्य की सुरक्षा के लिए एक से बढ़कर एक तोप और हथियार बनाने की कला फ्रांसीसियों से सीखते थे, तथा फ्रांसीसियों से ही सैनिक प्रशिक्षण और हथियारों को भी खरीदता था। ऐसे में टीपू और अंग्रेजों के मध्य युद्ध होना अनिवार्य था।
एक तरफ टीपू सुल्तान अपनी शक्ति को अंग्रेजों से अधिक बढ़ाना चाहता था ताकि इनके राज्यों पर अंग्रेजों का नियंत्रण स्थापित न हो जाए। दूसरी ओर अंग्रेज चाहता था कि टीपू सुल्तान के जो है शक्ति को कुचला जाए ताकि इन क्षेत्रों पर अपना नियंत्रण स्थापित किया जा सके। टीपू सुल्तान ने अपनी शक्तियों को बढ़ाने के लिए फ्रांसीसी सेनापति से सहायता लिया और फ्रांसीसी पद्धति द्वारा अपने सैनिकों को प्रशिक्षण दिलवाया। साथ ही साथ फ्रांसीसियों से जो है टीपू सुल्तान ने अनेक प्रकार के हथियारों को भी खरीदा। उसके बाद आपको नेक्स्ट हेडिंग बनाना है तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध। 1790 से 92 ईस्वी में हुआ था। मैसूर का तृतीय युद्ध अंग्रेजों और टीपू सुल्तान के बीच हुआ था, जिसके निम्नलिखित कारण थे। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध किनके बीच हुआ था? तो अंग्रेजों और मैसूर के शासक टीपू सुल्तान के बीच हुआ था। इसके कुछ कारण है, जैसे कि पहला था टीपू सुल्तान का फ्रांसीसियों से बढ़ती नजदीकी। फ्रांसीसी अंग्रेज के कट्टर शत्रु थे। यही कारण है कि जब टीपू सुल्तान ने अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए फ्रांसीसियों से सहायता प्राप्त किया तो इससे अंग्रेज बड़े चिंतित हुए और उन्होंने टीपू सुल्तान की शक्ति का दमन करने का निश्चय लिया। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध का जो सबसे प्रमुख कारण माना जाता है वो ये है कि टीपू सुल्तान का जो है फ्रांसीसियों से संपर्क बढ़ता जा रहा था, उनसे दोस्ताना संबंध बढ़ता जा रहा था। यही कारण है कि अंग्रेज चाहते थे कि फ्रांसीसियों से जो है टीपू सुल्तान का अच्छा संबंध ना बने, क्योंकि अंग्रेज लोग जो है फ्रांसीसियों से नफरत करते थे, उन्हें अपना कट्टर शत्रु मानते थे। यही कारण है कि जब टीपू सुल्तान ने अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए फ्रांसीसियों से सहायता लिया, उनके सेनापति से अपने सेनाओं को प्रशिक्षण दिलवाया, फ्रांसीसियों से हथियारों को खरीदा, तो ऐसी स्थिति में अंग्रेज बहुत चिंतित हुए और अंग्रेजों ने जो है टीपू सुल्तान के शक्ति को कुचलने का प्रयास किया। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध का जो दूसरा सबसे प्रमुख कारण माना जाता है वो ये है कि टीपू सुल्तान द्वारा त्रावणकोर पर आक्रमण। टीपू सुल्तान समुद्र तक पहुंचने के उद्देश्य से ही त्रावणकोर पर अपना अधिकार प्राप्त करना चाहता था ताकि फ्रांसीसियों से सहायता प्राप्त किया जा सके। अतः 1789 में टीपू सुल्तान ने त्रावणकोर पर आक्रमण कर दिया। इससे अंग्रेज बड़ा नाराज हुआ, क्योंकि त्रावणकोर का राजा अंग्रेजों के संरक्षण में था। यही कारण है कि लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1790 में टीपू सुल्तान के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। अगर हम बात करें तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध का जो दूसरा सबसे प्रमुख कारण माना जाता है वो ये है कि टीपू सुल्तान द्वारा त्रावणकोर पर अपना जो है अधिकार प्राप्त करना। टीपू सुल्तान समुद्र के मार्ग से जो है फ्रांसीसियों तक पहुंचना चाहता था ताकि उनकी सहायता से अपने सैन्य शक्ति को बढ़ा सके। यही कारण है कि जब 1789 ईस्वी में टीपू सुल्तान ने त्रावणकोर पर आक्रमण करके वहां पर अपना अधिकार प्राप्त करने का प्रयास किया तो ऐसे में जो है अंग्रेज बड़ा नाराज हुआ। अंग्रेज इसलिए नाराज हुआ क्योंकि जो त्रावणकोर क्षेत्र था वह अंग्रेजों के संरक्षण में था। यही कारण है कि जब टीपू सुल्तान ने त्रावणकोर पर आक्रमण कर दिया तो ऐसे स्थिति में जो है अंग्रेज काफी नाराज हो गए। इस समय जो है लॉर्ड कॉर्नवालिस यहाँ का गवर्नर था, जिसके कारण 1790 ईस्वी में टीपू सुल्तान के विरुद्ध जो है युद्ध की घोषणा कर दी। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि जो तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध था उसकी क्या घटनाएं रही थी। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने युद्ध आरंभ करने से पहले मराठों और निजाम को अपने पक्ष में मिला लिया। तीनों ने मिलकर जो है टीपू सुल्तान के विरुद्ध संघर्ष करने का निश्चय किया। यानी कि लॉर्ड कॉर्नवालिस ने युद्ध आरंभ करने से पहले जो है मराठों और निजाम को जो है अपने पक्ष में मिला लिया, क्योंकि लॉर्ड कॉर्नवालिस बहुत ही अच्छे ढंग से जानता था कि टीपू सुल्तान इतने शक्तिशाली राजा है, उनको आसानी से कुचला नहीं जा सकता है, उनको अकेले में सामना नहीं किया जा सकता। यही कारण है कि लॉर्ड कॉर्नवालिस ने मराठों और निजाम को जो है अपने पक्ष में कर लिया और तीनों ने मिलकर जो है टीपू सुल्तान के विरुद्ध युद्ध कर दिया। जून 1790 में अंग्रेज सेनापति जनरल मीडोज ने मैसूर राज्य पर आक्रमण कर दिया, परंतु उसे कोई सफलता नहीं मिली। टीपू सुल्तान ने अंग्रेजी सेनाओं का वीरतापूर्वक मुकाबला किया और उन्हें अनेक स्थानों पर पराजित कर दिया। यानी कि यह माना जाता है कि 1790 ईस्वी में अंग्रेज के उस समय जो सेनापति था वो था जनरल मीडोज। उनके नेतृत्व में मैसूर पर आक्रमण किया गया, लेकिन जो है अंग्रेजों को कोई सफलता नहीं मिली। टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के साथ वीरतापूर्वक मुकाबला किया, जिसके कारण अंग्रेजों की पराजय हुई। अतः 1791 में कॉर्नवालिस ने स्वयं मद्रास पहुंचकर सेनापति का पद संभाला और उसने सैन्य संचालन का कार्य अपने हाथों में ले लिया।
जब मैसूर पर जो है जनरल मीडोज के नेतृत्व में आक्रमण किया गया तो उन्हें सफलता नहीं मिल सकी। उसके बाद जो है उस समय यहाँ का जो गवर्नर था वो था कर्नवालिस। कर्नवालिस ने 1791 ईस्वी में खुद मद्रास पहुंचकर सेनापति का पद संभाला और इस प्रकार से कर्नवालिस ने जो है सैन्य संचालन अपने हाथों में लेकर टीपू सुल्तान के विरुद्ध युद्ध कर दिया। मार्च 1791 में उसने बंगलौर पर अधिकार कर लिया और फिर टीपू सुल्तान की राजधानी श्रीरंगपट्टनम के निकट पहुंच गया। जब कर्नवालिस ने जो है टीपू सुल्तान के विरुद्ध युद्ध कर दिया 1791 ईस्वी में, तो बंगलौर पर जो है अधिकार हो जाता है किसका? अंग्रेजों का। फिर टीपू सुल्तान की जो समय राजधानी थी श्रीरंगपट्टनम, उसके निकट जो है अंग्रेज पहुंच जाता है, जिसके कारण ही टीपू के अनेक दुर्ग पर शत्रु का अधिकार हो गया। फरवरी 1792 में अंग्रेजी सेनाएं टीपू की राजधानी श्रीरंगपट्टनम तक पहुंच गई। यानी कि जब जो है बंगलौर पर अंग्रेजों का अधिकार प्राप्त हो गया, उसके बाद जो है अंग्रेजों ने टीपू सुल्तान के जो राजधानी उस समय था श्रीरंगपट्टनम, उस पर आक्रमण कर दिया। यहाँ पर जो है टीपू सुल्तान के अनेक दुर्गों पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया। दुर्ग क्या होता है? तो जहाँ पर सैनिक छुपते हैं और वहाँ पर हथियार रखे जाते हैं, उन्हें दुर्ग कहा जाता है। तो इस प्रकार से टीपू सुल्तान के अधिकतर दुर्ग पर अंग्रेजों का अधिकार हो जाता है। जब फरवरी 1792 ईस्वी में अंग्रेज सेना टीपू की राजधानी पर पहुंचकर आक्रमण कर देता है और अधिकतर दुर्गों पर अपना अधिकार कर लेता है, जिसके कारण जो है टीपू सुल्तान को विवश होकर अंग्रेजों के साथ संधि करनी पड़ती है। और इस प्रकार से जो है 18 मार्च 1792 में अंग्रेजों से संधि करनी पड़ी, जिसे हम लोग जो है श्रीरंगपट्टनम संधि के नाम से जानते हैं। 18 मार्च 1792 में अंग्रेजों से जब संधि करी, उसके बाद ही जो है तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध समाप्त हुआ। अब हम लोग जानते हैं कि श्रीरंगपट्टनम की संधि क्या थी, तो आपको हेडिंग बनाना है श्रीरंगपट्टनम की संधि। इस संधि में जो है कुछ शर्तों को रखा गया था, जो इस प्रकार से है। पहला शर्त था कि टीपू को अपने आधे राज्य से वंचित होना पड़ा। जीते हुए क्षेत्रों को जो है अंग्रेजों, मराठों और निजाम ने आपस में बांट लिया। श्रीरंगपट्टनम संधि जो है टीपू सुल्तान के लिए एक अपमानजनक संधि था, क्योंकि इन्हें जो है अंग्रेजों के दबाव में अंग्रेजों से विवश होकर करना पड़ा था। यही कारण है कि टीपू सुल्तान को अपने राज्य के लगभग आधे राज्य खोना पड़ा, आधे राज्य से वंचित होना पड़ा। और जो राज्य अंग्रेजों ने जीता था, वह राज्य को मराठा और निजाम और अंग्रेजों के बीच बंटवारा किया गया। इसका दूसरी जो शर्त था वो था टीपू को 3 करोड़ रुपया युद्ध के क्षतिपूर्ति के रूप में देने पड़े। जब तक तय की गई रकम चुकता ना हो जाए, तब तक के लिए टीपू के जो 2 पुत्र थे, उनको अंग्रेजों द्वारा बंधक बना लिया गया था। दूसरा इसका शर्त यह था कि टीपू सुल्तान को युद्ध के क्षतिपूर्ति के लिए अंग्रेजों को लगभग 3 करोड़ रुपया देना पड़ा। इसमें एक शर्त यह भी था कि जब तक टीपू सुल्तान 3 करोड़ रुपया अंग्रेजों का चुकता ना कर दे, तब तक जो टीपू सुल्तान के जो 2 पुत्र थे, अंग्रेजों द्वारा जो है उनके पुत्र को बंधक बना लिया गया। तो इस प्रकार से श्रीरंगपट्टनम में कुछ शर्तों को रखा गया था, जिसके बाद तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध समाप्त हो जाता है। उसके बाद हम लोग समझते हैं कि आखिर चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध क्यों हुआ था। 1799 में अंग्रेजों और टीपू के बीच चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध लड़ा गया, जिसके प्रमुख कारण निम्नलिखित थे। अगर बात करें कि चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध कब लड़ा गया था, तो 1799 ईस्वी में। किनके बीच? तो अंग्रेजों और टीपू सुल्तान के बीच लड़ा गया था। इसका जो है कुछ प्रमुख कारण है, जो कुछ बिंदुओं द्वारा समझा जा सकता है। पहला जो इसका पॉइंट है वो है टीपू सुल्तान द्वारा अपमानजनक पराजय का बदला लेना। मैसूर के तृतीय युद्ध में टीपू के पराजित होने के कारण ही टीपू को अंग्रेजों के साथ एक अपमानजनक संधि करनी पड़ी थी। यानी कि जब तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान का पराजय हो जाता है, तो ऐसे स्थिति में एक अपमानजनक संधि अंग्रेजों से करना पड़ा, जिसे श्रीरंगपट्टनम की संधि कही जाती है। वह इस अपमान को नहीं भूल सका और अंग्रेजों से अपनी पराजय का बदला लेने का निर्णय किया। उसने अपने राजधानी श्रीरंगपट्टनम की किलेबंदी को मजबूत की तथा अपने सैन्य शक्ति में वृद्धि की। यानी कि टीपू सुल्तान जब तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में पराजय हो जाता है, ऐसे में इनके अधिकतर क्षेत्रों पर जो है अंग्रेजों का अधिकार प्राप्त हो जाता है। तो एक प्रकार से तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में जो श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी अंग्रेजों और टीपू सुल्तान के बीच, यह एक अपमानजनक संधि था टीपू सुल्तान के लिए, जिसके कारण जो है टीपू सुल्तान अंग्रेजों से युद्ध में पराजय का बदला लेना चाहता था। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध का जो दूसरा सबसे प्रमुख कारण था वो ये था
कि टीपू द्वारा फ्रांसीसियों से सहायता प्राप्त करने का प्रयास करना। अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए टीपू सुल्तान ने फ्रांसीसियों से सहायता प्राप्त करने का निश्चय कर लिया। उसने फ्रांसीसियों को अपनी सेना में भर्ती किया। 1798 में अनेक फ्रांसीसी टीपू की सहायता के लिए बंगलोर पहुंचे। लॉर्ड वेलेस्ली टीपू की इन क्रियाकलापों से बड़ा चिंतित हुआ और उसने टीपू की शक्ति का दमन करने का निश्चय कर लिया। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध का जो दूसरा सबसे प्रमुख कारण था वो ये था कि टीपू सुल्तान द्वारा फ्रांसीसियों से सहायता प्राप्त करना। जब टीपू सुल्तान ने अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए फ्रांसीसियों से सहायता प्राप्त करना चाहा, तो ऐसे स्थिति में लॉर्ड वेलेस्ली जो था वो टीपू सुल्तान के इन क्रियाकलापों से बड़ा चिंतित था। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध का जो तीसरा कारण था वो ये था कि टीपू द्वारा विदेशियों से सहायता प्राप्त करना। टीपू सुल्तान ने अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए अरब, काबुल, टर्की तथा फारस से सहायता प्राप्त करने के लिए वहां अपने राजदूत भेजे। वह हर संभव का प्रयोग द्वारा अपनी शक्ति में वृद्धि करके अंग्रेजों से टक्कर लेना चाहता था। इस कारण से भी दोनों पक्षों के बीच चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध शुरू हुआ। यानी कि चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध का जो तीसरा सबसे प्रमुख कारण माना जाता है वो ये है कि टीपू सुल्तान द्वारा विदेशियों से सहायता लेना। टीपू सुल्तान ने अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए अरब, काबुल, टर्की तथा फारस से सहायता प्राप्त करने के लिए अपने राजदूत को भेजा तथा उनको जो है सैन्य सहायता मांगा। साथ ही साथ अनेक प्रकार के हथियारों को भी वहां से खरीदा। टीपू सुल्तान हर संभव अंग्रेजों से जीतना चाहता था। यही कारण है कि जब अपनी शक्ति को बढ़ाने के लिए टीपू सुल्तान ने विदेशियों से सहायता प्राप्त किया तो अंग्रेजों ने इनकी शक्ति को कुचलने के लिए टीपू सुल्तान के विरुद्ध युद्ध कर दिया। उसके बाद चौथा जो है वो है लॉर्ड वेलेस्ली की विस्तारवादी नीति। लॉर्ड वेलेस्ली एक महत्वाकांक्षी और साम्राज्यवादी व्यक्ति था। वह टीपू को अंग्रेजों का सबसे बड़ा शत्रु मानता था। यानी कि अगर हम बात करें चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध का जो चौथा सबसे प्रमुख कारण था वो था लॉर्ड वेलेस्ली की विस्तारवादी नीति का होना। लॉर्ड वेलेस्ली जो है एक महत्वाकांक्षी और साम्राज्यवादी व्यक्ति था। महत्वाकांक्षी और साम्राज्यवादी का अर्थ यह होता है कि अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहता था। यही कारण है कि जो लॉर्ड वेलेस्ली था टीपू सुल्तान को अपना कट्टर शत्रु मानता था। वेलेस्ली का मानना था कि टीपू सुल्तान अंग्रेजों का सबसे बड़ा शत्रु है। जब तक इनके शक्ति को कुचला नहीं जाएगा तब तक इन क्षेत्रों पर नियंत्रण स्थापित नहीं किया जा सकता है। किसी भी तरह से उसकी शक्ति का जो है अंग्रेज दमन करना चाहता था। अतः 1799 ईस्वी में उसने टीपू सुल्तान को सहायक संधि की शर्तें स्वीकार करने के लिए कहा, परंतु उसने इस संधि को स्वीकार करने से इनकार कर दिया, जिसके कारण वेलेस्ली ने 22 फरवरी 1799 ईस्वी को टीपू सुल्तान के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। यानी कि टीपू सुल्तान के शक्ति को कम करने के लिए लॉर्ड वेलेस्ली ने टीपू सुल्तान के समक्ष एक शर्त रखा कि आप मेरे सहायक संधि को जो है स्वीकार कर लीजिए। लेकिन टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के सहायक संधि को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। सहायक संधि एक ऐसा संधि था, अगर कोई राजा अंग्रेजों के साथ सहायक संधि कर लेता है तो उस राज्य में जो है अंग्रेज के अधिकारी रहेंगे। उस राज्य में जो है अंग्रेज के एक उप नवाब रहेंगे जो पूरे राज्यों पर नियंत्रण रखेगा। बाहर के सैनिकों को आने की पाबंदी होगी, चाहे किसी भी विदेशी राष्ट्र के सैनिक हो, फ्रांसीसी हो, डच हो या पुर्तगाल हो, किसी को भी जो है इस राज्य में आने की अनुमति नहीं होगी। जब सहायक संधि कोई भी राजा स्वीकार कर लेगा तो ऐसी स्थिति में एक प्रकार से सारी शक्ति अंग्रेजों के हाथों में चला जाएगा। यही कारण है कि टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के सहायक संधि को स्वीकार करने से इनकार कर लिया, जिसके कारण जो है अंग्रेजों ने टीपू सुल्तान के विरुद्ध 1799 ईस्वी में चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध किया। अब हम लोग जानते हैं कि आखिर इसका घटना क्या हुआ था। तो लॉर्ड वेलेस्ली ने चारों ओर से टीपू सुल्तान को घेरने की योजना बनाई। टीपू को पहले ब्रिटिश जनरल स्टुअर्ट ने पराजित किया एवं फिर जनरल हैरिस ने, लॉर्ड वेलेस्ली के भाई आर्थर वेलेस्ली ने भी युद्ध में भाग लिया। यानी कि लॉर्ड वेलेस्ली के नेतृत्व में जो है टीपू सुल्तान को चारों ओर से घेर लिया गया। इनके लगभग 3 से 4 सैन्य टुकड़ियों द्वारा टीपू सुल्तान के पूरे राज्य को घेर लिया गया ताकि टीपू सुल्तान को आसानी से पराजित किया जा सके। इस प्रकार से टीपू सुल्तान को चारों ओर से घेरने के बाद
इनके अलग अलग सैन्य टुकड़ियों द्वारा अलग अलग क्षेत्रों में टीपू सुल्तान को पराजित किया गया। लॉर्ड वेलेस्ली के जो भाई था आर्थर वेलेस्ली, वह भी इस युद्ध में शामिल हो गया और उन्होंने भी जो है कुछ क्षेत्रों में टीपू सुल्तान को पराजित कर दिया। इसके अलावा मराठों और निजाम ने भी अंग्रेजों की सहायता की, क्योंकि मराठों को टीपू के राज्य का आधा भाग देने का वादा किया गया था। यानी कि इस युद्ध में जो है अंग्रेजों ने निजाम और मराठा साम्राज्य को भी अपने पक्ष में कर लिया था। एवं निजाम जो था पहले से ही अंग्रेजों के साथ सहायक संधि पर हस्ताक्षर कर चुका। जैसे कि हमने आपको बताया है कि जब कोई राजा अंग्रेजों के साथ सहायक संधि कर लेगा तो उस राज्य पर पूरी तरह से नियंत्रण अंग्रेजों का हो जाएगा। ऐसे में जब निजाम अंग्रेजों के सहायक संधि को स्वीकार कर लिया तो जो अंग्रेज कहता था निजाम को मानना पड़ता था। यही कारण है कि इस युद्ध में भी निजाम को भाग लेना पड़ा और इस प्रकार से मराठा, निजाम और अंग्रेजों के द्वारा मिलकर टीपू सुल्तान के शक्ति को कुचलने का प्रयास किया गया। इस तरह से 3 सैन्य दल को लेकर अंग्रेज श्रीरंगपट्टनम की ओर चल दिया। यानी कि 3 सैन्य दल लेकर टीपू सुल्तान के विरुद्ध युद्ध कर दिया। यहाँ पर टीपू सुल्तान विजय प्राप्त कर सकता था अगर यह अपने पिताजी यानी हैदर अली की तरह कूटनीति का सहारा लेता। हैदर अली ने जब प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध अंग्रेजों से लड़ा तो उस दौरान भी मराठा और निजाम को अंग्रेजों ने अपने पक्ष में कर लिया था, लेकिन फिर जो है हैदर अली ने कूटनीति का सहारा लेते हुए मराठा और निजाम को अपने पक्ष में कर लिया। उसके बाद अंग्रेजों का जो है आसानी से सामना कर लिया गया और प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में अंग्रेजों को पराजित होना पड़ा। लेकिन चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान की पराजय का सबसे प्रमुख कारण जो माना जाता है वो ये है कि इन्होंने मराठों और निजाम को जो है अपने पक्ष में नहीं किया। टीपू ने अंग्रेजी सेनाओं का वीरतापूर्वक मुकाबला किया, परंतु उसे अनेक स्थानों पर पराजय होना पड़ा। इन पराजयों से टीपू का उत्साह भंग हो गया और उसने श्रीरंगपट्टनम के दुर्ग में शरण ली। अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम दुर्ग को घेर डाला। किले का घेरा कई दिनों तक चलता रहा। टीपू ने अपनी वीरता और साहस के साथ युद्ध लड़ा और 4 मई 1799 को वह लड़ता हुआ वीरगद्दी को प्राप्त हुआ। यानी कि टीपू सुल्तान की जो राजधानी उस समय था श्रीरंगपट्टनम, उनको जो है अंग्रेजों के सेनाओं द्वारा चारों ओर से घेर लिया गया। टीपू सुल्तान अंग्रेजों के अलग अलग सैन्य टुकड़ियों से हर क्षेत्रों में पराजित हुआ। इन सभी पराजयों के कारण टीपू सुल्तान का जो उत्साह था वह पूरी तरह से भंग हो गया और उन्होंने जो है श्रीरंगपट्टनम के दुर्ग में शरण ले लिया। दुर्ग क्या होता है? जहाँ पर जो है हथियार रखे जाते हैं, जहाँ पर सैनिक छुप कर रहते हैं। तो उस प्रकार से जो है टीपू सुल्तान ने श्रीरंगपट्टनम के दुर्ग में शरण ले लिया, यानी कि छुप गया। अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम के दुर्ग को भी चारों ओर से घेर डाला और किले पर जो है लगातार आक्रमण करता रहा। टीपू सुल्तान जो है अंग्रेजों से वीरतापूर्वक लड़ा और अपने साहस का परिचय दिया। क्योंकि अंग्रेजों की ओर से बहुत अधिक मात्रा में सैनिक थे, जिसके कारण जो है अंग्रेजों का टीपू सुल्तान मुकाबला नहीं कर पाया। तो इस प्रकार से जो है 4 मई 1799 को टीपू सुल्तान अंग्रेजों से युद्ध में लड़ता हुआ वीरगति प्राप्त करते हैं, जिसके बाद चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध समाप्त हो जाता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर समाप्त होता है साथियों। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। आपको अगर इस वीडियो से थोड़ी भी सहायता मिली हो तो कृपया करके आप लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आज के लिए इतना ही। आप लोगों से बहुत जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।